तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस। तो फंक्शन जो है वो हमारे पास, जैसे हमने देखा था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो कोई ख़ास काम करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। और एक चीज़ हमने लास्ट में भी देखी थी कि सिंगल फंक्शन शुड ओनली सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। ऐसा ना हो कि एक फंक्शन जो है वो मल्टीपल चीज़ें सॉल्व कर रहा हो। हर एक प्रॉब्लम के लिए आपका फंक्शन जो है वो अलग से हो। इवन ऑड का अलग से है, दूसरे के लिए अलग से है, हर एक के लिए अलग अलग से होना चाहिए। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास टाइटली टाइप या स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस हैं वो थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट है, जैसा कि आप लोगों ने पहले देख लिया है। तो इसमें जो फंक्शन का सिंटैक्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे अब तीन चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज फंक्शन डेक्लेरेशन, कि आप बताते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो मौजूद होगा है। ठीक है ना, इसकी कहीं ना कहीं पर डेफिनेशन होगी और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसका तरीक़ेकार क्या है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? उसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं कि फंक्शन किस तरह की चीज़ को रिटर्न करेगा। और यहाँ पे फिर आ जाएगा फंक्शन नेम आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेट ऑफ पैरामीटर्स विद डेटा ऑफ डेटा विद नहीं, डेटा टाइप ओनली, और एंड पे सेमीकोलन आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम थोड़े से देर बाद एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा उसमें क्या होता है। फिर आ जाता है फंक्शन डेफिनेशन, जिससे आप लोग फेमिलियर हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, फिर सॉरी फंक्शन नेम आ गया, फिर सेट ऑफ पैरामीटर्स। जी जी समान पुत्र। सर ये रिटर्न टाइप ये टाइप अलग है, फंक्शन की टाइप है कि ये रिटर्न की टाइप? ये वो चीज़ बताता है कि फंक्शन किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करेगा। इसको भी हम थोड़ा सा ओके सर। देखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और हमने देखा था, जिक्र भी किया था लास्ट टाइम, कि विदाउट डेफिनेशन फंक्शन जो है कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि बगैर डेफिनेशन के उसको पता नहीं होगा कि करना क्या है। तो यहाँ पे आ गया लास्ट थिंग इज फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग हमारे पास रिटर्न टाइप नहीं होती, फंक्शन नेम होते हैं और आर्गुमेंट्स होते हैं। सेमीकोलन आ गया। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को देखा, हम यहाँ पे पहले रिटर्न टाइप को देखते हैं। रिटर्न टाइप जो है उसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ, जिससे समझना आसान हो जाता है। एक वॉइड है और एक होता है नॉन वॉइड। वॉइड जो है, इसका मतलब, वॉइड का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, खाली। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा? इट शुडंट रिटर्न एनीथिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं? वी अवॉइड यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है ना, और उसके बाद आ जाती है हमारे पास नॉन वाइड के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज आ जाएंगी। और इट शुड ऑलवेज हैव रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, और ये है कौन कौन सी इसकी टाइप्स अगर हम देखें तो इसमें वही इंट आ गया, फ्लोट आ गया, डबल आ गया, फिर लॉन्ग, करेक्टर, बूल, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, अच्छा इसके अलावा हमने एक और चीज़ को देखना था, दैट वाज आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? वैल्यूज, वैल्यू पास्ड टू दी पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स क्या है हमारे पास? पैरामीटर्स जो हैं आर द इनपुट गिवन टू दी
फंक्शन, और जो रिटर्न टाइप है दैट डिफाइंस द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन किस तरह के आउटपुट दे रहा है। तो वो हो सकता है कोई भी आउटपुट ना दे, और हो सकता है कि वो कोई इंटीजर वैल्यू दे दे, कोई फ्लोट वैल्यू दे दे, कोई डबल वैल्यू दे दे, कोई लॉन्ग, किसी भी तरह की वैल्यू, लेकिन देगा क्या, कोई एक वैल्यू देगा। ठीक है ना, हम दो इकट्ठी नहीं ले सकते कि ये इंट भी रिटर्न करेगा, ये फ्लोट भी रिटर्न करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल मैंने ले लिया, हम कर लेते हैं, हमने लास्ट टाइम एग्जांपल की थी वोवल एंड कॉन्सोनेंट प्रिंट whether the given character is vowel or consonant। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जब भी बात आएगी प्रिंट की, तब हम क्या करेंगे, कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। तो फंक्शन जो है वो प्रिंट वाले हमेशा क्या होते हैं, वॉइड टाइप के होते हैं। और यहाँ पे आगे यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन कर डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए मैंने लिखा वॉइड और चेक वोवल और कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, एक करेक्टर आ गया। फिर हमने क्या करना है, हम यहाँ पे पहले चेक कर रहे थे कि जी जी अटेंडेंस। अटेंडेंस होनी है पुत्र। तो यहाँ पे हमने चेक करना है कि करेक्टर शुड बी लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सर इंट मेन नहीं होगा इसमें? वो अभी बाद में आएगा। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे मैं पहले इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, चेक वोवल और कॉन्सोनेंट, और यहाँ पे लिख दिया करेक्टर सेमीकोलन। ये क्या है हमारे पास, फंक्शन डिक्लेरेशन आ गई। ये हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन डेफिनेशन आ गई। यहाँ पे हम चेक कर रहे थे इसकी रेंज, करेक्टर should be less than equals to z, फिर डबल एक्सक्यूज मी हैंड। सर। जी जी, अच्छा, इसमें सर हमने वो इंट मेन वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी है, इसमें हमने वॉइड लिख दी है। ठीक ये है। पुत्र अभी लिखेंगे, अभी लिखेंगे हमने। ठीक हो गया सर। और यहाँ पे कैपिटल ए आ गया, और इधर हमने क्या किया, स्विच स्टेटमेंट लगा दी, और यहाँ पे आ गया मेरे पास वही करेक्टर आ गया। तो यहाँ पे हमने केस बना लिया था स्मॉल ए, फिर केस स्मॉल ई, फिर केस स्मॉल आई, केस स्मॉल ओ, फिर केस स्मॉल यू, सॉरी कॉलन आएगा यहाँ पे। इसको मैंने कॉपी किया, इसको मैं इधर ही पेस्ट कर देता हूँ, यू कैपिटल ओ कैपिटल आई कैपिटल ई एंड कैपिटल ए। ये सारे हमारे पास क्या है, वॉवल्स हैं। सर इसको यहाँ पे एक ही हमने, लाइन में कर सकते थे जो आपने दो लाइंस की हैं केस की? हाँ एक लाइन में कर सकते थे, लेकिन रीडेबिलिटी के लिए मैंने इसको दो लाइनों में कर दिया। अगर आप एक लाइन में ओके सर। करेंगे कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कह दिया कि जो करेक्टर है, कैरेक्टर इज अ वॉवल, और
यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट में हमने क्या बता दिया, कैरेक्टर इज अ कॉन्सोनेंट। एक्सक्यूज मी सर, जी सर दोनों एक ही जगह यूज होंगे? फंक्शन डिक्लेयर भी करना होगा और डिफाइन भी करना होगा? इस पर भी मैं आता हूँ अभी, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पे हमने लिख दिया सी आउट is not an alphabet। अच्छा जी, आ गया मेरे पास इंट मेन, और इंट मेन में वही इंट argc और कैरेक्टर डबल एस्टेरिक args, और यहाँ पे आ गया रिटर्न 0। और यहाँ पे मैंने क्या है कि स्टार्ट में नहीं लिखते? पुत्र हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, प्रिंट था कि चेक था, हम इसको प्रिंट कर देते हैं चेक की जगह, वोवल और कॉन्सोनेंट। और यहाँ पे लेट्स सपोज हम अब यूजर से वैल्यू लेके भेज देते हैं, कैरेक्टर इज इक्वल टू गेट चे, और इससे पहले हमने क्या किया, एक मैसेज दे दिया, एंटर अ सिंगल अल्फाबेट। और ऊपर हम क्या करते हैं, हम इधर हैश इंक्लूड कर लेते हैं किसको, कौन आयो डॉट एच को। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फंक्शन को इसके अंदर कैरेक्टर लिख दिया, और यहाँ सर पे हमने डिक्लेरेशन के अंदर भी उस चेक को प्रिंट कर देंगे ना? नहीं, डिक्लेरेशन में हम कुछ भी नहीं करते होते, हम सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये फंक्शन इस तरह का, इस नाम का फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें इस नहीं टाइप सर, का वो डाटा उसका नाम आएगा। आपने चेंज किया है ना चेक से प्रिंट के हाँ, अंदर, उसका मैं कह रहा हूँ। थैंक यू थैंक यू। तो अब जब हम इसको चलाएंगे तो इसमें होगा क्या, सर करेक्टर का ए मिसिंग है, कहाँ पे, एंड वाले इधर, वो ये वाला। ये रहा। तो ये फंक्शन क्या थी, कॉलिंग थी हमारे पास। तो इसको हमने सेव किया और क्लियर स्क्रीन, और हमने फिर कंपाइल किया और कोई मसला नहीं आया, test.exe किया। जब इसने मुझसे एक सिंगल कैरेक्टर मांगा और लेट्स सपोज मैं कैपिटल यू देता हूँ, तो उसने मुझे बता दिया कि यू इज़ अ वॉवल। मसला क्या आ रहा है कि वो एक ही लाइन में प्रिंट करवा रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी आउट एंडल कर दिया, ताकि अब जब हम दोबारा कंपाइल करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी इनपुट यूज़र देगा तो वो आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ रही है। ये बात क्लियर है सारों को? वॉवल के अलावा दूसरा भी कुछ चेक कर लेते हैं, कॉन्सोनेंट को भी। लो पी इज अ कॉन्सोनेंट, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है ना। अब हमने क्या कर लिया, इसका एक फंक्शन बना लिया। तो अगर मैंने ये काम मल्टीपल टाइम्स करना है, या सर ये एग्जांपल एक बार आप रिपीट कर देंगे, ब्रेक से आ गया क्या? देखें, ये जो कोड था, ये जो हमने लास्ट टाइम किया था स्विच के अंदर, ये बिल्कुल वैसे ही है। याद है ना आप लोगों को, ये लास्ट टाइम हमने किया था Yes, sir. ये वाला, ठीक है ना। ये तकरीबन वही चीज़ है, ये वैसे आके अब इसको उठा के मैंने फंक्शन के अंदर लिख दिया और कुछ भी नहीं किया। फंक्शन की ये तीन चीज़ें आ गई हमारे पास। फंक्शन, पहले डिक्लेरेशन, फिर डेफिनेशन, और फिर कॉलिंग आ गया, ठीक है। तो अगर आप लोग फंक्शन जो है वो मेन से पहले डिफाइन कर लेंगे, अगर आप लोग फंक्शन जो है वो मेन से पहले डिफाइन करेंगे, तो उसके बाद
अगर आप ये डिक्लेरेशन नहीं भी देते तब आपका प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक चलेगा, ठीक है ना। अगर मैं ये नहीं देता और मैं इसको कंपाइल करता हूँ तब प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा। लेकिन अगर मैं ये डेफिनेशन जो है इसको उठाता हूँ और मेन के बाद लिख देता हूँ तब मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर मैं डिक्लेयर नहीं करता तब एरर आ जाएगा, ठीक है ना। कि ये प्रिंट वॉवल और कॉन्स्टेंट है वो डिक्लेयर्ड नहीं है, तो जैसे ही मैं इसकी डिक्लेरेशन अनेबल करूंगा तब क्या होगा, अभी प्रोग्राम यहाँ पे चल पड़ेगा। ओके हो गया। सर इन सिंपल टर्म के डिक्लेयर और डिफाइन करना दोनों जरूरी है अगर हम लोग मेन से पहले कर रहे हैं, और मेन के नहीं बाद अगर कर रहे हैं तो फिर हम लोग सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं। नहीं, आप उल्टा बोल रहे हैं। अगर मेन के बाद कर रहे हैं तो हमें दोनों काम करने पड़ेंगे। अगर हम मेन से पहले कर रहे हैं तो हमने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करना है, हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यानी अगर आप लोग ओके ओके ये सर। वाला स्टेप स्किप करना चाहते हैं तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जो आपके फंक्शन की डेफिनेशन है इट शुड बी बिफोर मेन। ओके हो गया, इसमें कोई मसला तो नहीं है। नो सर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मेथड 2 कह लेते हैं। सर ये डिक्लेयर वाला दोबारा बता दे। ओके, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। दैट इज मेथड 1। मेथड 1 इज विदाउट फंक्शन declaration and method 2 is with function declaration। तो इसमें मैंने ये बात बताई थी कि अगर जो है वो आप कॉल पहले कर रहे हैं और डिफाइन बाद में कर रहे हैं तो उसकी डिक्लेरेशन होना फंक्शन की ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने पहले डिफाइन कर लिया है तो आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके हो गया। सर एक दफा फिर बता दें क्या हो। देखें, इसको हम सिंपल वर्ड में इस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह से हमें वेरिएबल को या तो डिक्लेयर करना पड़ता है या इनिशियलाइज करना पड़ता है, ऐसा ही है ना। यस सर। तो अगर मैं पहले इनिशियलाइज क्या है कि हमने उसको वैल्यू भी दे दी, तो जब हम डिफाइन कर रहे हैं हम सॉर्ट ऑफ उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। यस मैंने सर। उसको बता दिया, तो अगर मैंने पहले इनिशियलाइज कर लिया है तो मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत है उसको बाद में या पहले। नो सर। नो सर। सिंपल एज दैट। वेरिएबल को यूज करने से पहले मैं अगर उसको डिफाइन कर देता हूँ, फंक्शन को यूज करने से पहले अगर मैं उसको पहले ही डिफाइन कर देता हूँ तो मुझे डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। ओके हो गया। यस सर। और मैं जो हूँ वो फर्स्ट मेथड जो है उसको प्रेफर करता हूँ। ओके जी, एग्जाम्पल अब चेंज करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है कहते हैं चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे अब मैंने फंक्शन बना लिया बूलियन टाइप का और उसका नाम क्या रखा है, चेक इवन और ऑड, और यहाँ पे एक नंबर आ गया इंटीजर टाइप का। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इफ की कंडीशन लगा देनी है, इफ नंबर मॉड टू। हम इसको भी यूज कर सकते हैं और हमने एक और तरीका भी पढ़ा था, नंबर एंड 1 इक्वल टू 0। तो हम सी आउट क्या कर देंगे, नंबर इज इवन, और एल्स में हम क्या करेंगे, सर ये कौन सा ऑपरेटर लगाया आपने नंबर के बाद? बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर।
तो मुझे इसको इन डिटेल में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर यहाँ पे इशू हो तो बिटवाइज वाले नोट्स या वीडियो वगैरह देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इंट मेन और इंट ARGC और करेक्टर डबल स्टैटिक ARGS और रिटर्न 0। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या किया मैंने, इंट नंबर ले लिया, नंबर इज इक्वल टू 0 किया। और आप लोगों को पता है ये नंबर और ये नंबर दोनों डिफरेंट हैं और दोनों के नेम भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सी आउट एंटर अ नंबर, सॉरी ये मैंने उल्टा कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे हमने सी इन कर लिया और सी इन हमने किस में कर दिया, नंबर में। और फिर हमने इफ लगाया इज इवन और यहाँ पे नंबर दे दिया। और इसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई, अगर इवन है तो हमने इवन प्रिंट करवा दिया और एल्स में क्या होगा, ऑड होगा। तो ये कंडीशन जो थी वो इवन की थी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो नंबर इवन है और ये फॉल्स होती है तो नंबर ऑड है। इसको अगर हम चलाएं, चला के देखते हैं। इसको कंपाइल किया, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने यहाँ पे 7 दे दिया, 7 इज ऑड। फिर इसको एग्जीक्यूट किया, फिर मैंने 4 दिया, 4 इज ऑड है। 4 को भी इसने ऑड कर दिया। हमने डिवाइड बाय 1 किया हुआ। हाँ जी, टू नहीं था ना, वन क्या ही ना था। नहीं नहीं, ये पुत्र डिवाइडेड डिवाइड नहीं कर रहे पुत्र, हम ऑड ले रहे हैं। अच्छा जी, 4 इवन आ गया और 7 जो है वो ऑड आ गया। ब्रैकेट का इशू था और कोई मसला नहीं था। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सारों को। हमने एक एग्जांपल जो है अब उसकी कर ली, क्या कहते हैं, नॉन वाइड की भी कर ली और एक हमने और एक वाइड की void भी की। कर। ठीक हो गया ना, इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी बच्चे को? नो नो सर। सर। नो चलिए हम सर। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल जो है वो है फंक्शन कंप्यूटिंग पावर ऑफ 2। यहाँ पे आ गया हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम इंट मेन पहले लिख लेते हैं और इंट ARGC और करेक्टर डबल स्टैटिक RGS और यहाँ पे रिटर्न 0 आ गया। अब ऊपर आते हैं हम और ऊपर आके हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखना है जो 2 की पावर को कंप्यूट करेगा। और जब हम 2 की पावर कंप्यूट करेंगे तो आंसर किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। ऐसा ही है ना? यस सर। तो हमने लिखा पावर ऑफ 2, फंक्शन का नाम ये रख दिया और इसके साथ हमने लिख दिया कंप्यूट लिख दिया, ताकि हमें पता लगे कि कोई ना कोई काम करके ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया स्टेटमेंट एक्सप्लेन कीजिएगा, हमने फंक्शन बनाना क्या है? हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया जो कि 2 की पावर में जनरेट करेगा नंबर, 2 रेज़ पर 1, 2 रेज़ पर 2, 2 रेज़ पर 3, 2 रेज़ पर 4, इस तरह कोई भी वैल्यू ओके जो है सर। उसको कंप्यूट करके हमें देगा। ओके ठीक है, सर। तो सर यहाँ पे आ गया फंक्शन नेम के अंदर इंटीजर वैल्यू आ सकती है? हाँ जी फंक्शन नेम के अंदर आ सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आ सकती। इट शुड स्टार्ट विद एन इंटीजर, लेकिन इट कैन कंटेन एन इंटीजर नंबर इन इट्स नेम। ओके सर। ओके हो गया। तो यहाँ पे हम एक और बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। 1 डबल ये शिफ्ट ऑपरेटर आ गया हमारे पास
और यहाँ पे हमने दे दिया एक्सपोनेंट दे दिया। तो इससे हमने देखा था कि हमारे पास 2 रेज़ पावर में आंसर आता है, तो इसको अब मैं सी आउट के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी कंप्यूट सर, जी सर इससे वो ब्रैकेट्स का इशू तो नहीं बनाएगा कि हमने नहीं ब्रैकेट्स के इसके बगैर अब रखा हुआ है? इक्वल्स टू वगैरह तो नहीं ना है इसमें, तो अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लगा भी सकते हैं। ओके सर। ब्रैकेट लगाना अच्छी बात होती है। ये ले, और यहाँ पे मैंने दे दिया लेट्स सपोज 4, 2 रेज़ पावर 4 क्या होता है? 16 होता है। गुड, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए ना। 16। तो मैंने इसको कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया, आंसर क्या आ गया? 16 आ गया। वैल्यू चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने 2 दे दिया, 2 रेज़ पावर 2 4 और सर ये तो एक स्पेसिफिक जो हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं, हमें आउटपुट तो नहीं ना दे रहा वो। पुत्र हम अगर यूजर से इनपुट लेके यहाँ पे मेन के अंदर वही नंबर पास कर देंगे तो वो आ जाएगा मेरे पास। मुश्किल काम तो नहीं ना है। वही सर मैं कह रहा था कि इसको जेनेरिक बनाना कौन सा मुश्किल काम है, इसमें बस इनपुट लेना है। ये लें जी, जेनेरिक भी कर देते हैं। एंटर दी एक्सपोनेंट फॉर 2 और यहाँ पे हमने सीन करवा लिया नंबर में, और यहाँ पे क्या आ गया? नंबर आ गया। इसको सेव किया और इधर आ गए, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। हाँ जी, पावर अब आ गई मेरे पास। लेट्स सपोज 4 हमने चेक कर लिया हुआ है, 3 को चेक करते हैं। तो 2 रेज़ पावर 3 जो है वो क्या होता है हमारे पास? 8 होता है। अच्छा जी, अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज लूप्स। जी अली, अरे इसमें 2 की पावर कैसे आ रही है अपने फंक्शन में? 2 तो कहीं भी कभी नहीं हुआ। पुत्र ये हमने बिटवाइज ऑपरेटर को जब देखा था उसमें हमने डिटेल में देखा था कि जब हम बिट को शिफ्ट कर रहे होते हैं और शुरू में स्टार्टिंग में 1 आता है तो हमारे पास जो चेंज आती है वो 2 रेज़ पावर में आती है। ठीक है, सर अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 3 आएगा हमारे पास 1 की जगह। अगर हम 2 लिखेंगे एक्सपोनेंट में तो हमारे पास 4 आएगा। ठीक है ना। सर 1 की जगह अगर हम लिखेंगे 1 की जगह अगर आप क्या लिखेंगे? 2 2 लिखेंगे तो वो क्या करेगा, उसको एक एक शिफ्ट करता जाएगा, तो वो एक्चुअली पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। जो आप एक्सपोनेंट कंप्यूट कर रहे हैं उससे एक ज्यादा आएगा। ठीक है ना, इससे आप खेल सकते हैं घर में बैठ के, कोई मसला नहीं। ओके हो गया। लूप एक के ए रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स आ गए हमारे पास। तो लूप जो है क्या करते हैं, इट इज यूज टू रिपीट सिंगल और set of instructions again and again and again for a specific period of time। तो यहाँ पे हमारे पास 4 steps कह लें या components कह लें। First one is initialization, or you can say assignment of pre-declared or pre-initialized वेरिएबल। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर एक लूप्स के बारे में क्वेश्चन है कि अगर हमने लूप ऐसा लगाना हो कि दोबारा वो स्टार्ट करे कोड को, तो उसके अंदर हम वो फंक्शन की जो इनिशियलाइज किया हुआ है वही दोबारा लिखेंगे ना लूप के अंदर? हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे बार बार।
हाँ, तो लूप के अंदर वो फंक्शन कॉल करेंगे ना? हाँ, फंक्शन कॉल करते जाएंगे। ओके सर, यस सर। ठीक है, चल। अच्छा जी, सेकंड कंपोनेंट इज द कंडीशन, लेकिन कंडीशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल which is used in the component 1, क्योंकि अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो वो चीज जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगी। ठीक है ना, सेंस नहीं बनेगा, आपका प्रोग्राम बेशक चल पड़े लेकिन उसमें और इश्यूज आ सकते हैं। देन फोर्थ कंपोनेंट इज चेंज इन द वेरिएबल used in component 1 and 2, and fourth step is the set of instructions you want to repeat। तो हम इसकी टाइप्स का जिक्र करते हैं अब। तो टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर लूप, और फॉर लूप का हमें पता है कि इसके अंदर जो आइट्रेशंस हैं, आइट्रेशंस आर नोन। हमें पता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर, सॉरी, हमें पता होता है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी होती है। तो हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट सिंटेक्स देख लेते हैं पहले। तो इसमें आ गया हमारे पास 4 के अंदर 1, फिर 2, कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, फिर 3, फिर ब्रैकेट आ गई, और फिर फोर्थ कंपोनेंट आ गए। तो अगर हम ब्रीफ पे आ जाते हैं कि इसका ब्रीफ देख लें, तो उसमें क्या होगा, हम 4 लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास इनिशियलाइजेशन स्लैश असाइनमेंट हो रही है, उसके बाद सेमीकोलन आएगा। सेमीकोलन के बाद क्या आएगी, कंडीशन, फिर चेंज इन वेरिएबल, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी। तो यहाँ पे हम अब इसका वे ऑफ एग्जीक्यूशन भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इनिशियलाइजेशन is executed only once, यानी ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये सिर्फ एक दफा चलता है। उसके बाद क्या होता है, देन कंडीशन is verified, और if the condition is true then the set of instructions are executed, and then the change in the variable occurs. If the condition is false then the loop will not execute। ठीक है, तो क्या कहते हैं, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो है वो हमारे पास सबसे पहले स्टेप 1 होता है, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 3, और यही रिपीट होना शुरू हो जाता है। फिर 2, फिर 4, और फिर 3, until सर the condition is false, is not false। जी, सर लेकिन जो 1 होता है वो सिर्फ एक ही दफा होगा, 1 एक दफा बाकी होगा, सारे रिपीट होंगे। बाकी सारे रिपीट हो ठीक रहे है सर। होते हैं, लेकिन उसकी सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो डिफरेंट है। पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो वो इधर आएगा, इसके बाद ये सारा काम करने के बाद वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद फिर वो कंडीशन को चेक करेगा। अब वेरिएबल को जिसने अपडेट किया है, अब उस अपडेशन के बाद क्या कंडीशन जो है वो ट्रू है कि नहीं है,
अगर ट्रू होगी फिर वो अपना काम करेगा और फिर उसके बाद इधर आएगा। ओके हो गया? यस सर। चलें जी, अब हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। प्रिंटिंग द टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। तो string using name space std, sorry, int main और int argc और character double static args, यहाँ पे हमने रिटर्न 0 कर दिया और यहाँ पे हमने ले लिया int नंबर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने सी आउट करवा दिया एंटर अ नंबर whose table you want to print। और यहाँ पे हमने क्या करवा लिया, सी इन करवा लिया। किसमें? नंबर में। ऐसा ही है ना? तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे अब फॉर लूप लगाते हैं। इधर हमने ले लिया इंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 और फिर इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। मल्टीप्लायर इज लेस देन इक्वल्स टू 10 आ गया। 10 तक हमें टेबल प्रिंट करवाना है एंड देन मल्टीप्लायर प्लस इक्वल्स टू 1 सिंगल इंक्रीमेंट हो गया। यहाँ पे आप वो जो यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लायर प्लस प्लस या प्लस प्लस मल्टीप्लायर, लेकिन सबसे अच्छी अप्रोच जो है वो ये वाली है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे आ गया मेरे पास सी आउट, नंबर की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर वही मल्टीप्लाई का साइन और फिर हमने प्रिंट करवा दिया मल्टीप्लायर की वैल्यू, फिर हमने प्रिंट करवा दिया इक्वालिटी और फिर हमने क्या प्रिंट करवाया, नंबर मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लायर और फिर हमने इस लाइन को एंड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको चलाते हैं और इसको चला कर देखते हैं। मैं इसको कंपाइल किया एंड एग्जीक्यूट और मैंने यहाँ पे 4 जो लिखा और यहाँ पे मेरे पास 4 का टेबल जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेम एग्जांपल विद फंक्शंस। यूजिंग सर इस फॉर function लूप में कंडीशन ये मल्टीप्लायर लेस देन 10 वाली है ना? लेस देन इक्वल्स टू 10 है। वही। अगर आपने लेस देन ही रखना है तो फिर हम 11 करना पड़ेगा, जिस तरह से हम नहीं मैं वहाँ पे सर करते हैं। पूछ रहा था कि ये वाली कंडीशन है। हाँ जी, लेस देन इक्वल्स टू। यहाँ पे हमारे पास अब क्योंकि प्रिंटिंग हो रही है तो हमारे पास वाइड होगा प्रिंट टेबल और इंट नंबर आ गया यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखा और यहाँ पे आ गया प्रिंट टेबल और यहाँ पे आ गया नंबर और ये जो एक्स्ट्रा ब्रैकेट है इसको मैंने ख़त्म कर दिया। ये पॉइंट क्लियर है सर हमको? यस सर। इसमें कोई मसला तो नहीं ना है? बहुत सिंपल है और क्योंकि आप लोगों ने पहले पाइथन जो है वो देखी उसको यूज़ किया हुआ है तो ये चीज़ें आप लोगों को इतनी मुश्किल अब नहीं लगेंगी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है, 2 चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है ना, और मैं यही एग्जांपल को यूज़ करूँगा। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन नेम एंड is same but its number of parameters or the type of the parameters is changed।
अगर मेरे पास फंक्शन का नाम सेम हो लेकिन मैं उसके क्या करूं, पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो कम ज़्यादा कर दूं, या मैं उनकी टाइप को चेंज कर दूं, तब हम क्या कहेंगे कि फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया। एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है प्रिंटेबल, इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया इंट स्टार्ट आ गया और यहाँ पे मैंने स्टार्ट लिख दिया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। बात समझ में आ रही है ना? फंक्शन का नाम सेम है और अब नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो चुके हैं। तो मैंने ये जो फंक्शन है इसको क्या कर दिया, ओवरलोड कर दिया, इसका लोड बढ़ा दिया। ये बात समझ में आ रही है? अब मैं दोनों फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। सर ये दोनों एग्जीक्यूटेबल होंगे? हाँ दोनों एग्जीक्यूटेबल है। पर ठीक है ना? कॉल किस तरह करेंगे सर? दोनों में से आप ठीक है। किसी को भी कॉल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो मैं तीसरा भी एक और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया स्टार्ट और फिर एंड आ गए, एंड लिमिट आ गई। और ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है यहाँ पे, अब ये ऊपर वाले दोनों फंक्शन को ओवरलोड कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर फंक्शन ओवरलोड करने से क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। हम जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज जो है वो सॉरी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है ना? ओके सर। अब जी जी सर कितने फंक्शंस डाल सकते हैं ओवरलोड करने के लिए, मतलब कितने डाल सकते हैं? आप जितने मर्जी ओवरलोड कर लें, वो उसका इशू नहीं है। लेकिन अब मैं दोबारा ये नहीं कर सकता कि मैंने एक फंक्शन यहाँ पे लिखा और मैंने नंबर की जगह कर दिया इंटीजर। ठीक है ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि टाइप जो है वो इसकी और पहले वाले की सेम आ गई ना। यस सर। और इसकी पैरामीटर की टाइप सेम आ गई, इवन दो कि आपने नाम तो चेंज कर लिया अपनी तरफ से, तो इसमें भी एरर आ जाएगा। सर इन सब Point फंक्शंस का आउटपुट एक ही होगा? आउटपुट जो है अब देखें, यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो Yes, जो sir. आउटपुट है ऑब्वियसली वेरिएट करेगी अगर हम वैल्यू डिफरेंट देंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमने स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो फिक्स कर दी थी, इधर हमने नहीं की। ठीक है ना? तो सर अब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू का इनपुट लेना पड़ेगा? हम ले सकते हैं, लेकिन मैं काम थोड़ा सा सिंपल करने के लिए यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने ले लिया, एक 2 का टेबल प्रिंट करवा देते हैं, फिर हम टेबल प्रिंट करवाते हैं 3 का और उसको स्टार्ट कर देते हैं कहाँ से, 4 से। ठीक है? और फिर हमने क्या किया, 5 का टेबल प्रिंट करवाना है और उसको स्टार्ट किया हमने 6 से और लेके हम कहाँ तक जा रहे हैं, लेट्स सपोज हम 8 तक लेके जा रहे हैं। ठीक है ना? तो ओवरलोडिंग से फ़ायदा क्या हुआ कि हम मल्टीपल फंक्शनैलिटीज जो है वो तो फिर वो एग्जीक्यूट होते हुए पूछेगा कि हमने क्या कौन सा करवाना है, फिर सबको इकट्ठा कर देगा? वो खुद ही समझ जाएगा कि अब जब मैंने एक पैरामीटर दिया है उसको पता है कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जब मैंने 2 आर्गुमेंट्स दिए हैं तो उसको पता है कि मैंने यहाँ पे जाना है। जब उसने देखा कि यहाँ पे 3 आर्गुमेंट्स हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? यानी सर अब हमसे नहीं फंक्शंस पूछेगा। डिफरेंट है लेकिन उनके नाम सिर्फ सेम है। हाँ ठीक है ना? अब बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसको हम क्या Yes, sir. कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग कह रहे हैं। और सर इसकी कोई ओवरलोड हम लिमिट किसको है? कर रहे हैं? नहीं, कोई खास लिमिट नहीं है। ओके सर। ठीक है ना? सर ये गुड प्रैक्टिस है। हाँ, बहुत सारी जगहों पर यूज होता है और हम आगे जाके आप लोग अगले कोर्स में जो है इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग बेइंतहा देखेंगे। तो अगर आप लोगों को अभी कुछ चीजें समझ लग रही हैं तो आगे जाके आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा हुआ, ये तो बड़ी आसान सी चीज है। ठीक है? तो हाँ, हमने सेव कर दिया है। अब इसको कंपाइल करते हैं और फिर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब देखिए 2 का टेबल जो है वो 1 से लेके 10 तक का चला, 3 का 4 से लेके 10 तक चला और 5 का 6 से लेके 8 तक एग्जीक्यूट हुआ। ऐसे ही करवाया था ना हमने? सर जी
सर वैसे हम लोग लेकिन इसमें इनपुट भी ले सकते हैं ना? हाँ इनपुट ले सकते हैं, नहीं सर, मैं ठीक यही है ना। तो वो मैं बार बार इनपुट एंटर करना जो है वो थोड़ा सा हेक्टिक काम हो रहा है, इस वजह से मैंने फिक्स वैल्यू देख के इसको चलाया है ताकि सर आप मैं लोगों को पहले आइडिया जी। यही पूछ रहा था कि फंक्शन ओवरलोडिंग में सब कुछ ही चल पड़ेगा ना, मतलब हाँ कि जी, सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो बीच में हमसे पूछेगा नहीं कि एग्जीक्यूट करवाना है कि नहीं, उसके लिए फिर हमें नहीं नहीं वो खुद ही चल पड़ेगा। ओके हो गया, ये पॉइंट क्लियर है सारों को। ठीक है सर। यस सर। अब इसके अलावा एक और फंक्शनैलिटी हमारे पास है, फंक्शन विद डिफॉल्ट वैल्यूज टू द पैरामीटर्स। एग्जांपल जो है मैं सेम रखना चाह रहा हूँ। अब इसमें मैंने क्या किया, ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दी, सवाल लास्ट वाले के मैंने सारे फंक्शंस को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू लेट्स सपोज दे दिया 3 नंबर, इसको मैंने 1 कह दिया और इसको मैंने ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। मज़े की बात ये है कि प्रिंट टेबल, अब ये सारे जो हैं ये अब चल रहे होंगे सिर्फ इस एक डेफिनेशन की बेस के ऊपर। अब होता क्या है कि जब शुरू वाला जो है जिसमें मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी, वो क्या करेगा, इनिशियली नंबर की वैल्यू क्या रख देगा, 3 रख देगा, 3 रखेगा, स्टार्ट की वैल्यू 1 रख देगा और एंड की वैल्यू 10 रख देगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो आ रही है वो उसको साइन करेगा और फंक्शन चला देगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब ये वाला फंक्शन हम चलाएंगे तो इस नंबर की वैल्यू जो है वो 3 की बजाय क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन बाकी दोनों क्या रहेंगी, डिफॉल्ट वैल्यूज रहेंगी। यानी वो उसके सर बाद वो इसमें क्या, इक्वल को इग्नोर कर देगा। जब हम वैल्यू दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो यूजर की वैल्यू को प्रेफरेंस देगा। अगर ओके हम नहीं दे रहे तो जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू पहले सेट की हुई है वो उसको यूटिलाइज कर रहेगा। अब हमने इन यहाँ पे सिंपल क्या सर किया, इसमें वो हमने अपडेट एक करता जाएगा ना? यानी कि सर ये शॉर्ट मेथड हो गया एक टाइप का। हाँ एक किस्म का बड़ा हमारे पास शॉर्टर फॉर्म आ गई, इंस्टेड के हम क्या करें, ये वाला ये काम सर करें, 3 ओवरलोडिंग करें, 4 दफा लिखे हैं तो उसको, हमारे बस एक पास दफा लिख के डिफॉल्ट वैल्यूज दे के आगे नीचे प्रिंट करवा लें। एग्जैक्टली तो जो पाइथन है वो हमारे पास ये डिफॉल्ट वैल्यूज को सपोर्ट करता है लेकिन वो ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। नहीं कर ओके हो गया, यस सर। ये पॉइंट क्लियर है। ये सर इस वाले एग्जांपल से ज्यादा अच्छी समझ आ गई। ठीक है ना, तो इसको एक दफ़ा मैं एग्जीक्यूट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैंने इसी वजह से ये वाली एग्जांपल रखी हुई थी कि ये जो है वो ये सारे पॉइंट्स को क्लियर कर देगी। अब ये देखें, सबसे पहले 3 का टेबल प्रिंट हुआ, फिर 2 का टेबल प्रिंट हुआ और दोनों 10 तक थे। फिर 3 का टेबल 4 से लेके 10 तक आ गया क्योंकि हमने एंड चेंज नहीं किया था, स्टार्टिंग चेंज की थी, या हमने स्टार्टिंग भी चेंज की थी एंडिंग भी चेंज की थी। तो जो जो सी वैल्यू उसको मिल रही थी वो उस हिसाब से चल रहा था। ओके हो गया, यस सर। चले आज जो है वो होपफुली इंशाल्लाह ताला रात तक आप लोगों का स्विच वाला जो है असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी। क्योंकि मैंने पहले इस वजह से नहीं किया क्योंकि बस आप लोगों को करें लाइक सर, इतनी ज्यादा असाइनमेंट। उत्तर 4 क्वेश्चन है उस असाइनमेंट में, 4 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ये जो आपको दिखाई है यही अपलोड होगी, ठीक है ना। क्योंकि ठीक है टाइम सर। लिमिट कितनी होगी? टाइम लिमिट आपके पास संडे तक की होगी, 4 सवालों की, संडे मिडनाइट कर लेंगे ना। यस सर, कोई मसला ही हफ्ते को नहीं। 2 सवाल सर करें, संडे आज को 2 दोपहर सवाल के करें। टाइम कर दें। पुत्र आज रात को अगर मैं कर रहा हूँ, कल 2 सर सवाल कल कर मिड लें, है। परसों 2 सवाल कर लें। सर किस कल चीज़ का मिड है मिड है, सर। मिड किस भी चीज़ है, का मिड है? सर इंग्लिश मिड का। है, इंग्लिश का मिड एक है सर। मिड है, एक मंडे को क्विज है और मंडे को एक एक असाइनमेंट। मंडे को भी यस क्विज है सर, और मंडे को असाइनमेंट। क्विज है और असाइनमेंट भी है मंडे को। चले अब आप लोग माशाल्लाह से बड़े हो गए, आप इतना मैनेज कर लेंगे ना। सर वही सर पिछली अपलोड वाली कर की दी तरह क्या ट्यूसडे कर असाइनमेंट? दें। ट्यूसडे ट्यूसडे चले मैं ट्यूसडे कर देता हूँ।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। जी और किसी के बच्चे का कोई क्वेश्चन हो? सर एक्सक्यूज मी बेशक सर, आज ये बेशक जो आप लेक्चर अपलोड करने में टाइम लगा ली, पर ये नोट्स जरूर कर दीजिएगा। नहीं ये वाला लेक्चर, वो स्विच वाला? नहीं सर, ये वाले स्विच वाला तो वो यूट्यूब पे आपने डाल दिया, सब वहां से मैंने कर लिया। हाँ वो हो गया, अपलोड हो गया। तो अभी तो असाइनमेंट आपकी स्विच की आ रही है ना, तो ये भी इंशाल्लाह ताला आज अपलोड हो जाएगा, थैंक यू सर। वीडियो लेक्चर जो है पूरा इंशाल्लाह। ओके हो गया। और उसी तरह हाँ नोट्स भी इसी में लिंक में हुआ है। हाँ लिंक में होंगे। अटेंडेंस ले लें आप? ठीक है सर। अटेंडेंस ले सर लेते ये जो हैं। आपने आखिर में प्रिंट कराया टेबल 5 और 6 8 का, ये खाली जी 4 से स्टार्ट क्यों है? पहले दो तो 1 से स्टार्ट हो रहे थे सर। सॉरी कौन सा आप कह रहे हैं? पहले सर 3 मैं वाला? कह रहा हूँ ये जो, नहीं ये पहले 33 टेबल तो बिल्कुल 10 तक हुए हैं, मगर जो आखिरी 5 6 8 हैं ये 4 से स्टार्ट क्यों हो रहे हैं? स्टेटमेंट तो सबके लिए सेम ही है। ये 4 से स्टार्ट क्यों हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं ना 3 वाला? यस सर। ये देखें, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने बताया था कि टेबल प्रिंट करवाओ 3 का, और इसको स्टार्ट करना है आपने किससे? 4 से। इस वजह से स्टार्ट वो उसने 4 से लिया, एंड उसने इसको 10 पे ही किया, क्योंकि एंड मैंने वैल्यू चेंज नहीं की थी। लेकिन जो लास्ट ओके वाला ओके है सर, आगे समझ। में हमने नंबर का टेबल जो है जिसका हम प्रिंट करवा रहे हैं वो 5 है। स्टार्ट हमने 6 से किया और एंड हम किस पे कर रहे हैं? 8 पे कर रहे हैं। एंड वैल्यू आप ओके 12 सर, कर सकते हैं, जो मर्जी कर लें। ओके सर, थैंक यू।